जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। कल अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया गया, जिसमें भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकताएं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए अंतरिम बजट में राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए का 50 वर्षीय ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में पूंजीगत खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। ये जीडीपी का 3.4% होगा। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत खर्च 3 गुना बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुना की तेजी आई है। भारत को हरित भविष्य की ओर ले जाने के लिए बजट 2024 में 2070 तक देश के महत्वाकांक्षी नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने भारत के विशाल अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के दोहन पर ध्यान देने के साथ हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए हैं। कार्बन उत्सर्जन को और कम करने के लिए सरकार परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी और घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के साथ बायोगैस के मिश्रण को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। इस नीति से न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए बायोगैस उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो बायो एनर्जी के उत्पादन के लिए आवश्यक है। पीएम जनधन योजना के तहत 34 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए हैं। इससे सरकार की 2.34 लाख करोड़ की बचत हुई है। हर साल पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ लोगों को सीधे लाभ हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि सरकार ने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को प्रशिक्षण देना है, ताकि वे प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित कर सकें। 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। लखपति दीदी योजना चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों के 7,091 ब्लॉक में फैली है। 9.54 करोड़ महिलाओं को 87.39 लाख स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है। 4 लाख महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया है। 33,497.62 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की गई है। अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा बजट में 27,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। 6.2 लाख करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट में आवंटित किया गया है। 5.9 लाख करोड़ रुपए पिछले साल रक्षा मंत्री रक्षा के लिए दिए गए थे। राजस्व व्यय में मंत्रालय के लिए 15,322 करोड़ रुपए शामिल हैं। रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय में विमान और एरो इंजन के लिए 40,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही नौसेना बेड़े के लिए 23,800 करोड़ रुपए और नौसेना डॉकयार्ड परियोजना के लिए 6,830 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। थल सेना के लिए राजस्व व्यय 1,92,680 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि नौसेना और वायुसेना को क्रमशः 32,778 करोड़ रुपए और 46,223 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। वहीं मध्यम वर्ग को लुभाने के उद्देश्य से किराए के मकानों, झुग्गी झोपड़ियों या चौल या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के घर के सपने को साकार करने की भी घोषणा की गई है। सरकार ने रेहड़ी खोमचे वालों को सशक्त बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के लिए 326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। पिछले साल सरकार ने इस मद में 468 करोड़ रुपए रखे थे।
जनवरी में सरकार ने कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 8500 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी थी। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खास फोकस किया है। 2024-25 में बुनियादी ढांचे पर 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय पर यह आवंटन 11.1% अधिक है। इसके जीडीपी के 3.4% रहने के अनुमान हैं। 2023-24 में वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे का खर्च जीडीपी की 3.3% रहा था। 2,55,393 करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित किया गया है। 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत जैसा बनाया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की घोषणा की है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस साल 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, आपूर्ति व इंस्टॉलेशन के लिए बड़ी तादाद में उद्यम स्थापना के मौके मिलेंगे। पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही 29,913 करोड़ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 57,613 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें केंद्र 20,000 करोड़ रुपए देगा। शेष राज्य को वहन करना होगा। 2.78 लाख करोड़ रुपए सड़क परिवहन और हाईवे के लिए आवंटित किए गए हैं। ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करने की तैयारी में 1,300 करोड़ रुपए से खरीदी जाएंगी ई बसें और 169 शहरों के लिए 10,000 ई बसें खरीदी जाएंगी। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार में ईंधन का काम करेगा। केंद्रीय बजट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी की वजह से उत्तर प्रदेश को करीब 3.16 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, वित्त आयोग और स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स स्कीम के तहत मिलने वाली धनराशि शामिल है। आगामी वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की योजनाओं में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 17.4% होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश को 84,199 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। इस वर्ष इसमें करीब 8500 करोड़ रुपए और ज्यादा मिलने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने गरीबों को सार्वजनिक वितरण योजना पीडीएस के तहत चीनी पर मिलने वाले अनुदान को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को अंत्योदय अन्न योजना एएवाई के लाभार्थी परिवारों को चीनी सब्सिडी की योजना 2 और वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक देश के 1.89 करोड़ परिवारों को अनुदानित दरों पर चीनी दी जा रही है। इसके लिए केंद्र की तरफ से 1,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। बजट सत्र 12 फरवरी तक संचालित होगा। इस बार सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी। बजट सत्र 9 दिनों का रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया। जनता के लिए इसे शुक्रवार यानी कि आज से खोल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने ये जानकारी दी। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी और एक सेल्फी पॉइंट भी होगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उद्यान उत्सव की शोभा बढ़ाई। इसमें कहा गया कि उद्यान उत्सव 1 के तहत अमृत उद्यान 2 फरवरी से 31 मार्च तक सोमवार को छोड़कर जनता के लिए खुला रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को रामलला की नगरी अयोध्या को 8 प्रमुख शहरों के हवाई मार्ग से जोड़ दिया है। उन्होंने स्पाइस जेट एयरलाइंस की 8 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ अयोध्या से दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु हवाई मार्ग से जुड़ गया है। बेंगलुरु को छोड़कर शेष सभी हवाई सेवाएं गुरुवार से शुरू हो गई हैं। बजट में आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की स्वदेश योजना के तहत प्रयागराज और नैमिषारण्य को भी शामिल किया गया है। नए वित्तीय वर्ष में ये शहर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभरेंगे। इन केंद्रों के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में 70 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत प्रथम चरण में प्रयागराज के लिए 22 करोड़ व नैमिषारण्य के लिए 15 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है।
प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। सरकार ने MBA में आपदा प्रबंधन का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए दक्ष लोगों की संख्या बढ़ेगी। आपदाओं से होने वाली जनहानि को कम किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पेड़ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मदद कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हालिया शोध में पेड़ों को लेकर डराने वाली एक बात सामने आई है। इसके अनुसार पेड़ों में सांस लेने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की क्षमता कम हो गई है। पहले की मान्यताओं के विपरीत गर्म और सूखे जलवायु में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की प्रक्रिया में असफल हो रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग से सामना करने के प्रयासों को गंभीर खतरा है। अध्ययन के मुख्य लेखक और पेन स्टेट के जियो साइंस के सहायक रिसर्च प्रोफेसर मैक्स लॉयड ने इसे चिंताजनक ट्रेंड करार दिया है। उन्होंने कहा कि गर्म और सूखे जलवायु में वृक्ष सांस लेने के बजाय घुट रहे हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करने के बजाय वापस भेज रहे हैं। जल्द ही सवाजपुर और हरपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की सुविधा शुरू होगी। इससे ग्रामीणों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। विधायक के प्रयास से इनके लिए बजट भी जारी हो गया है। इसके साथ ही हरपालपुर के ग्राम बर्रा में पशु संरक्षण केंद्र के निर्माण के लिए बजट जारी किया गया है। महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने गुरुवार को जिले के 104 प्रधानाचार्यों को तलब किया और साफ निर्देश दिए कि इस माह में प्रत्येक दशा में स्मार्टफोन का वितरण करा दें, अन्यथा संबंधित प्रधानाचार्यों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। 184 कोसी परिक्रमा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। DMSP ने अफसरों के साथ बैठक में मार्ग में आने वाली दुश्वारियों की बिंदुवार समीक्षा की और जल्द उसके निराकरण का मंथन किया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करा ली जाएं। परिक्रमा मार्ग में कुल 11 पड़ाव हैं, जिसमें से 7 पड़ाव जनपद सीतापुर की सीमा एवं 4 पड़ाव जनपद हरदोई की सीमा में आते हैं। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशवचंद गोस्वामी ने आज शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी ली। पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी लाइन, प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी डायल 112 व पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद के सभी थानों पर भी शुक्रवार की परेड कराई गई। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।